Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। और पिछले 7 साल से आप सबके साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑफलाइन ऑनलाइन मॉड्यूल्स के साथ जो डिस्कस किया हुआ स्टूडेंट्स के साथ, उन्हीं के कंटिन्यूएशन में आज आप सबके साथ फिर से जुड़ रहा हूँ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। प्रीवियसली हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एनसीईआरटी कोर्सेज। आज भी हम लोग एनसीईआरटी के कोर्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, पर नई एनसीईआरटी को शुरू करेंगे। स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी को शुरू करने वाले हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है उसको भी पढ़ेंगे। बट एज ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये प्लेटफॉर्म पे न्यूली ज्वाइन किए हैं उनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ। पिछले 7 साल से पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन मॉड्यूल्स के अंदर। थाउजेंड्स एंड स्टूडेंट्स को गाइड किया हुआ है। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर मेरा कोर सब्जेक्ट है और साथों साथ मैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर भी पढ़ाता हूँ। ये मेरी अनअकैडमी प्लस की प्रोफाइल है, प्लीज आप इसको फॉलो करिएगा। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स अबाउट माय न्यू कोर्सेज एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल एंड इफ यू गॉट एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी you can definitely contact me on this number, that is the 9106679729। ये मेरी ऑफिशियल टीम है जो आपको हैंडल करके देगी कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी होगी। और हम लोग आज नई एनसीईआरटी को शुरू करने वाले हैं, स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी को शुरू करने वाले हैं, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टैंडर्ड 9th एनसीईआरटी एंड विल बी स्टार्टिंग अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री। किताब का नाम है इंडिया इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सबसे पहला चैप्टर इसके अंदर से हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को एक नई दिशा दिलाने की कोशिश की है। ये मेंस का टॉपिक है और आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस के अंदर बहुत प्रोमिनेंट है। पिछले साल मेंस के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रोमिनेंट क्वेश्चंस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आपको बता रहा था अनअकैडमी प्लस के बारे में। मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़िए। अनअकैडमी प्लस के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स खत्म हो चुका है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड अप a course on the world history in the Unacademy Plus platform, but I want कि आप लोग हमारे साथ जुड़ो so that आपकी तैयारी को हम लोग है ना और पुश कर पाए। प्लस के ऊपर फायदा ये होता है डेली लाइव क्लासेस होते हैं, एकदम एंड टू एंड आपका कवरेज होगा सिलेबस का। बहुत सारे एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, उन सब के क्लासेस भी अटेंड कर पाओगे और साथों साथ आपको डाउट सॉल्विंग सेशन भी मिलेंगे। एज एन एजुकेटर मैं आपके साथ थ्रू आउट कनेक्टेड रहूंगा, आपकी जो तैयारी है उसमें प्रिपरेशन में भी हेल्प करता रहूंगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको कोड यूज करना है PN Live, और जैसे ही आपने PN Live कोड यूज किया आप डायरेक्टली अनअकैडमी के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हो पाओगे। मेरे जितने भी कोर्सेज है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, एंशिएंट इंडिया के, वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो सब के सब आप एक्सेस कर पाओगे। मैं अनअकैडमी के ऊपर इतने सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, अब इतने पढ़ाने में 6-8 महीना लग जाता है। मेरी जितने भी हैंडआउट्स है, जितनी भी स्लाइड्स है, जितने भी नोट्स है, वो बच्चों के साथ शेयर होती है। और फायदा ये होता है कि आप जब अनअकैडमी के ऊपर ज्वाइन करोगे तो यू विल बी एबल टू अटेंड ऑल द क्लासेस एंड ऑल द सब्जेक्ट्स। जितने भी सब्जेक्ट्स उसके क्लासेस आप अटेंड कर पाओगे। जितने भी एजुकेटर्स जहाँ पे जो अपने अलग अलग कोर्सेज चलाते हैं उनके कोर्सेज और क्लासेस को भी अटेंड कर पाओगे। तो इट्स नॉट द केस कि आप खाली एक ही बार खाली या एक सब्जेक्ट के लिए अनअकैडमी के ऊपर आ रहे हो। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर होल कंसोलिडेशन, और जितना भी पूरा कंसोलिडेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है वो सबको साथ में लेके आप तैयारी करोगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप खाली बैर मिनिमम एक सब्जेक्ट के लिए अनअकैडमी के ऊपर आओगे। नो माय फ्रेंड, यू विल बी एबल टू ज्वाइन एंड अटेंड ऑल द क्लासेस। तो मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ आप प्रीलिम्स मेंस जितना भी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी है वो सब के लिए अनअकैडमी प्लस के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। एप्लीकेशन के थ्रू आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा या आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, इंटरनेट वेबसाइट के थ्रू, लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू। एप्लीकेशन में आईफोन की एप्लीकेशन है या आपकी एंड्रॉइड की एप्लीकेशन है, दोनों चलेगी, इट्स अप टू यू। बट आप जब सिलेक्शन ले रहे हो, अपना सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो याद रखिएगा यूपीएससी सीएसई शुड बी योर गोल। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एसएससी का गोल ले लिया है या कोई और स्टेट पीसीएस का गोल ले लिया, फिर कहते हैं कि सर आपको हिस्ट्री के लेक्चर्स देखने को नहीं मिलते या आपकी प्रोफाइल नहीं दिखती है। देखो दोस्त, मैं यूपीएससी सीएसई में पढ़ाता हूँ, सो बिकॉज आई टीच इन द यूपीएससी सीएसई कैटेगरी, तो आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है वो यूपीएससी सीएसई का ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन कैसे प्रकार के, तो 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एक प्लस का सब्सक्रिप्शन है, दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है कि ये सब्सक्रिप्शन में आपको एक पर्सनल कोच दिया जाता है बाय द अनअकैडमी। याद रखिएगा कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज अ सब्सक्रिप्शन वेयर यू आर अलॉटेड अ पर्सनल कोच बाय द अनअकैडमी।
थ्रू दिस पर्सनल कोच यू विल बी एबल टू कवर अप योर होल सिलेबस। ये जो पर्सनल कोच आपको अलॉट किए जाएंगे वो आपको मदद करेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज, ठीक है। जो आपको डे टू डे आंसर राइटिंग, मोटिवेशन, आपकी जो तैयारी में कहाँ कहाँ वीक पॉइंट छूट रहे हैं उन सबको हाईलाइट कराते हुए तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो आप जब आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें 1 ईयर का 64,000 है, बट आफ्टर यूजिंग माई कोड PN Live 57,600 में कवर हो जाएगा। 2 इयर्स का 99,000 है, यूज माई कोड PN Live 89,100 में कवर हो जाएगा। उसी तौर के ऊपर नॉर्मल सब्सक्रिप्शन जो है वो तो 1 महीने से लेके 12 महीने तक अलाउड है, मतलब इट इज अवेलेबल, और इवन 24 मंथ्स तक भी अवेलेबल होगा। 44,000 इज फॉर 1 ईयर। यहाँ पे PN Live कोड यूज करो, 39,600 में आपका फाइनल कवरेज हो जाएगा फॉर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। नॉर्मल प्लस है जहां पे मैं हम पढ़ाता रहता हूं आपको, ठीक है। तो प्लस और आइकॉनिक में फर्क उतना ही है कि आपको आइकॉनिक में कोच मिलता है, मेंटर मिलता है। ये मेंटर बहुत जरूरी होता है आपको तैयारी करवाने में, आपको जो कटिंग एज मिलनी चाहिए उसमें आपको बहुत हेल्प करेंगे। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स है जो मेंटर्स के रूप में अनअकैडमी के ऊपर आपको हेल्प करेंगे। मैं तो एज ए टीचर के रूप में आऊंगा ही, पर एक और आपको एक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो आइकॉनिक लेना चाहिए, प्लस लेना चाहिए, ये आपके ऊपर है, बट इट्स अ गुड प्रोग्राम, इट्स अप टू यू, यू कैन डिसाइड। 64,000 is for the normal plus subscription for 2 years, and if you use the code 57,600 आपको PN Live कोड यूज करना है तो आपको 10% डिस्काउंट भी हो जाएगा। इसके अंदर नया कोर्स आ रहा है एंशिएंट इंडिया के ऊपर, प्लीज ज्वाइन द क्लासेस ऑन द एंशिएंट इंडिया, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। मेरे जो क्लासेस है उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाओगे आपको स्पेशल क्लासेस के बारे में भी पता चलेगा, वो भी आपको इसके अंदर से कवर हो जाएगा। अब लेट अस स्टार्ट विद द क्लास 9th NCERT और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड 9th की NCERT में हम लोग अब तक क्या पढ़ेंगे और आज के क्लास के अंदर कैसे आगे चलेंगे। अब देखिए, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर अवर पास्ट 3 किया था, वो स्टैंडर्ड 8th की NCERT है। और अवर पास्ट 3 जब हमने पढ़ा था तो हमने स्टैंडर्ड 8th की NCERT नेशनल मूवमेंट के ऊपर देखी थी। आज जो NCERT हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड 9th की NCERT है, दैट इज रिलेटेड टू वर्ल्ड हिस्ट्री। ये विश्व के इतिहास के साथ जुड़ी हुई है और वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं आता है, याद रखेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इट इज ओनली आस्क्ड इन द मेन एग्जामिनेशन। काफी लोग को तो वो भी क्लैरिटी नहीं होती कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में आता है कि मेन में आता है, तो उनको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है। ये मेंस के अंदर आएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, वर्ल्ड हिस्ट्री इज आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन ओनली, एंड व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेंस एग्जामिनेशन, जब हम लोग मुख्य परीक्षा को देखते हैं तो GS मेंस के अंदर GS पेपर 1 जो है उसकी मुख्य परीक्षा के अंदर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। अब थोड़ा बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन करना है, फिर मैं आपको प्रोसेस सिलेबस को समझाऊंगा। अब देखिए, GS मेंस के अंदर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री करीबन 30 to 40 मार्क्स का कभी कभी पूछ देता है। मतलब 2013 के अंदर इन्होंने 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे थे। फिर कभी कभी इनका वेटेज कम भी हो जाता है, सम ईयर्स दे विल ट्राई टू रिड्यूस द वेटेज एज वेल, बट हम लोग अज्यूम करते हैं कि मिनिमम 3 क्वेश्चन आएंगे। और 3 क्वेश्चन के अंदर भी कुछ टॉपिक वैसे हैं जो आपके बहुत ही कोर टॉपिक्स है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, या मैं कहूँगा अमेरिकन रिवॉल्यूशन है, वर्ल्ड वॉर्स है, हिटलर का राइज, रशिया में सोशलिज्म, समाजवाद का विकास है। तो वो सब टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से करेंगे। स्टैंडर्ड 9th एंड स्टैंडर्ड 10th की NCERT 2 किताबें हैं, 9वीं कक्षा की और 10वीं कक्षा की। ये NCERT वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर ही है, तो हम जो भी पढ़ेंगे वो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर ही पढ़ेंगे। आगे के अभी फर्दर क्लासेस जो हमारे होंगे, आपको पता है कि मैं NCERT को तोड़ ताड़ के पढ़ाता हूँ। मुझे वो शौक नहीं है कि मैं डायरेक्टली है ना वही कॉपी पेस्ट करा हुआ आपको बोलता रहूँ, ठीक है। तो देयर इज नो पॉइंट कि वही के वही पॉइंट को समझाया जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर हम लोग चलेंगे, विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट। वर्ल्ड हिस्ट्री की जो किताब है, ये स्टैंडर्ड 9th की जो NCERT है उसको एक्चुअली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और तीसरा भी है सेक्शन 3। एक्चुअली सेक्शन 3 इन्होंने डिलीट कर दिया है, पर सेक्शन 3 के अंदर क्रिकेट का हिस्ट्री और ये सब पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है, तो मैं सेक्शन 3 भी कराऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, या आज के आगे के फर्दर 5, 10, 15 क्लासेस जो भी होंगे, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द हिटलर, कि कैसे हिटलर का ग्रोथ हुआ, कैसे नाजी पार्टी पावर के ऊपर आई, किस तरह से फंडामेंटल चेंजेस होते हैं यूरोप के अंदर। इन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री NCERT के सेंट्रिक इतना डिटेल में पढ़ना जरूरी है कि नहीं है, वो आपको जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो आगे के क्लासेस के अंदर जब मैं आऊंगा तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी समझाऊंगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर से कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 1 जो है वो फ्रांस की क्रांति के बारे में बताता है। अब फ्रांस की क्रांति कब हुई? When the French Revolution took place, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करो, फ्रांस की जो क्रांति है,
फ्रांस की जो क्रांति है कब होती है? व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस माय फ्रेंड। फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है इन द ईयर 1789, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, उसके बारे में बात की गई है। दूसरा पूछा है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया में क्रांति होती है 1917 के अंदर। तीसरा है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, मतलब 1930s के दौर में कैसे हिटलर का विकास हुआ। ये सब पॉइंट आपको यहां से ये चैप्टर्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये सेक्शन को देखेंगे, विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द सिलेबस। और ये जो सेक्शन है इसके अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा गया। अब देखिए फ्रांस की क्रांति बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए भी और दुनिया के इतिहास को देखने के लिए भी। क्यों? क्योंकि फ्रांस ने पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी है। मैं अब यहाँ पे बोलूंगा ज्यादा और आपको जो स्लाइड्स है वो तो दिखती रहेगी, आपको इसके अंदर जो मसाला है वो सब दिखता रहेगा, पर मैं बोलूंगा, सुनते रहिएगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा, आपको मजा आएगा सुनने में। बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएं हो रही है फ्रांस की क्रांति के अंदर। अब ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर फ्रांस की क्रांति के बारे में लिखा गया है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, और फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को क्या दिया है उसको बात की गई। अब देखिए हमने भारत के संविधान की बात करते हैं तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 3 चीजें बोरो की है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। कहां से ली थी? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हमने कहां से बोरो किया है? भाई साहब हमने फ्रांस से तो बोरो किया है। तो ये चैप्टर की शुरुआत ही होती है कि एट टाइम्स वी टेक द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम एज वेरी ग्रांटेड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या कहता है एनसीईआरटी कि हम स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की विचारधारा है उसको बहुत ग्रांटेड लेते हैं, बट हमको जब उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं पता है, टिल द टाइम वी आर नॉट अवेयर अबाउट द हिस्टोरिकल प्रोसेस, तो हमको लगता है कि ये ग्रांटेड है। गेटिंग माय पॉइंट? बट वी नीड टू रिमाइंड अवरसेल्फ दैट दिस आइडियाज आल्सो हैव अ हिस्ट्री। ये आइडिया कहां से आए, इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है, और ये इतिहास हमको कहां से मिलेगा? फ्रांस की क्रांति से मिलेगा। और फ्रांस की क्रांति को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमको पता चलता है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कैसे आती है। अब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कैसे आती है उसके पीछे एनसीईआरटी लिखती है कि फ्रांस में एक टाइम पे राजाशाही हुआ करती थी, देयर यूज्ड टू बी अ मोनार्की, एंड बिकॉज फ्रांस के अंदर मोनार्की हुआ करती थी, वहां का जो राजा था वो राजा ने जो एक ऐसी शासन पद्धति बनाने की कोशिश की थी जहां पे सब कुछ पावर अपने हाथ में लेके रखा था। नागरिकों को कोई स्वतंत्रता नहीं थी, ना ही कोई नागरिकों के साथ आप देखोगे तो कोई फ्रीडम थी, ना ही उनके पास कोई इक्वालिटी थी। सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस हुआ करते थे, तो क्लासेस के कारण कन्फ्लिक्ट हो गया था। तो ये जो भी घटनाएं हैं वो घटना के कारण पब्लिक फ्रांस की एक बार नाराज हो गई, और फ्रांस की पब्लिक जब नाराज हो जाती है तो राजा को उथला दिया जाता है। मोनार्की विल बी टॉपल्ड इन फ्रांस। मोनार्की को टॉपल करने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी फ्रांस के अंदर इक्वालिटी आ गई, लोगों ने इनफैक्ट सत्ता अपने हाथ में ले ली, और जो प्रिविलेज सिस्टम जो है वो हटा दिया जाता है, जो सोसाइटी के अंदर भेदभाव था वो हट जाता है, और पूरी शासन पद्धति पूरी तरह से बदल जाएगी। लोग इतने नाराज थे राजा से, तो राजा से नाराज होने के साथ साथ जब उन्होंने अपना नया संविधान लिखा तो दे मेड श्योर कि ये अपना खुद का फंडामेंटल राइट भी क्रिएट कर देंगे। और इस तरह से वी फाइंड कि फ्रांस एक ऐसा देश के रूप में उभर के आया जिसने पहली बार दुनिया को फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट भी दिया। अमेरिका ने भी दिया था बिल ऑफ राइट्स के द्वारा, और फ्रांस, दोनों कंटेम्प्रेरी टाइम के ऊपर आपके फंडामेंटल राइट्स और बिल ऑफ राइट्स की बात करेंगे, और कहते हैं कि भाई देखिए हम लोग इक्वालिटी और फ्रीडम जो है उसको एक सेंट्रल आइडिया के रूप में पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड कि फ्रांस की क्रांति ने पूरे वर्ल्ड को एक नई तरह से दिशा दिलाने की कोशिश की। इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका आदि इत्यादि जितने भी कंट्रीज थे जिनको कॉलोनियल कंट्रीज के रूप में गिना जाता था, जिन्होंने अपना नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा स्ट्रगल किया है अपनी आज़ादी गेन करने के लिए, उन सबको फ्रांस की क्रांति एक लाइट बल्ब के रूप में, एक टॉर्च बेरर घटना के रूप में दिखती है। और इसी के कारण फ्रांस की क्रांति को हम लोग आज के सेशन के अंदर पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है, सबसे पहली किताब जो है, या ये किताब का सबसे पहला पार्ट है, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द बुक टॉक्स अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ये बुक इनफैक्ट सेकेंड और थर्ड जो टॉपिक है उसमें रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर बात करती है, और बात करती है आपकी किसके ऊपर, कैसे यूरोप के अंदर सोशलिज्म नाम की विचारधारा उभर के आई। अब सोशलिज्म क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं उसको। कैसे उभर के आया? तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, मूलभूत रूप से अगर आपको जानकारी होगी तो जिसकी विचारधारा को पॉपुलर कराया था किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। एंड मार्क्स वंस अपॉन अ टाइम वाज अ प्रोमिनेंट थिंकर इन यूरोप, जिसने कहा था कि समाज 2 वर्गों के अंदर बंट चुका है। द सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, एंड एक क्लास है जिसे हम लोग हैव क्लास कहते हैं, दूसरा क्लास है जिसे हम लोग हैव नॉट कहते हैं।
एक दिन ऐसा आएगा जब हैव नॉट क्लास वाले सब इकट्ठे होंगे, हैव के ऊपर चढ़ जाएंगे और हैव की पिटाई कर देंगे। इस दिन इनफैक्ट समाज में सब बराबर हो जाएंगे। ये घटना के ऊपर से रशिया में क्रांति हुई और रशिया में अपना जो राजा था जिसका नाम था जार निकोलस, ये जार निकोलस को टॉपल करके रशिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है, समाजवादी सरकार की स्थापना होती है। ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर लिखा गया है। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि पहला चैप्टर 1789 में बात करता है, दूसरा चैप्टर 1917 में बात करता है, तो बीच के चैप्टर्स कहाँ गए साहब? बीच के चैप्टर्स कहाँ गए? खा गए। समझे कि नहीं समझे? तो एनसीईआरटी ने जो चैप्टर लिखा है वो चैप्टर के अंदर हिस्टोरिकल राइटिंग नहीं लिखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? दे हैव नॉट रिटन द हिस्टोरिकल राइटिंग। ये किताब है ना बहुत थीमेटिकली लिखी गई है। ऑल दिस बुक्स वर रिटन इन अ वेरी थीमेटिक वे। तो इसमें क्रोनोलॉजी को कम फॉलो किया गया है। मतलब ये चैप्टर्स में बीच बीच की जो घटनाएं हैं वो उड़ा दी है। तो एज ए टीचर मेरा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन यही रहेगा कि जो जो घटनाएं, जो जो इवेंट्स उड़ा दिए गए हैं उसको भी मैं मेंशन करके आपको समझाऊंगा कि क्या सिचुएशन आपके यूरोप के अंदर उस टाइम पे थी जिसके कारण ये सब घटनाएं हुई। ठीक है, तो पहला आपका फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ, दूसरा रशिया की क्रांति हुई। अब रशिया की क्रांति की जब हम लोग बात करते हैं तो वो क्या होता है? तो रशिया में राजा हुआ करता था जार निकोलस। ये जार निकोलस इनफैक्ट जब पावर के ऊपर था तो बहुत ही एब्सोल्यूट राजा था, करप्शन था, रशिया में बहुत सारे प्रॉब्लम थे। एक दिन पब्लिक कंटाल गई, पब्लिक ने कह दिया आत्ता माझी सटकली, तो आत्ता माझी सटकली हो गई पब्लिक के द्वारा। इट रिजल्टेड इनटू अ रिवॉल्ट। अब क्या होता है? रशियन रिवॉल्यूशन सॉट टू चेंज द सोसाइटी इन अ डिफरेंट वे। अब क्या हुआ कि भाई हम लोग समाज को अलग तरह से बदलेंगे। अब देखिए फ्रांस में इक्वालिटी आ गई, सोशल इक्वालिटी की आ गई। रशिया कहता है कि हम लोग इकोनॉमिक इक्वालिटी की जब हम लोग बात करते हैं वहां पे हम लोग नई प्रकार की शासन व्यवस्था लगाने की कोशिश करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो रशिया ने इनफैक्ट प्लानिंग मॉडल को अपनाया। मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि इंडिया ने जो भी प्लानिंग मॉडल फॉलो किया है, किससे फॉलो किया था? वी हैव बोरोड फ्रॉम द यूएसएसआर ओनली। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो वी सी कि यूएसएसआर की जो विचारधारा है इसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लागू किया, कैसे लेनिन पावर के ऊपर आया, किस तरह से रशिया में घटनाएं बदल जाती है, इन सब पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। विल बी ट्राइंग टू डिस्कस कि व्हाट पॉइंट्स वर हाइलाइटेड इन द रशियन रिवॉल्यूशन एज वेल एंड व्हाट वाज द मेन क्रक्स ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो रशिया में जब क्रांति होती है तो क्रांति होने के बाद औद्योगिकरण कैसे आगे चलता है और किस तरह से रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इन सब के पॉइंट्स के ऊपर लिखा गया है। यूएसएसआर नाम के एक संगठन की स्थापना होती है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये यूएसएसआर नाम की संस्था के कंट्री कैसे चलता है? आज की तारीख में यूएसएसआर नहीं चलेगा, बट यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया और अब रशिया अकेला इनफैक्ट उसके अंदर दिखेगा, बाकी सारे बाल्कन कंट्रीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जो है वो रशिया की क्रांति में बात किया है, खाली ओवरव्यू दे रहा हूं एनसीईआरटी के अंदर ही। उसके बाद तीसरा चैप्टर आपको दिया गया है द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। मतलब आप समझिए कि हिटलर का पावर के ऊपर आना क्यों लाजमी था। तो अगर नाजीवाद को समझना है तो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को समझना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को नहीं समझा तो आपको नाजिज्म समझ में नहीं आएगा। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में इन्होंने लिखा नहीं है, बट एज ए टीचर मेरी आपको पता ही है कि जो टीचिंग स्टाइल है उसमें मैं बीच बीच का कुछ कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रापोलेट कराता हूँ, इंटरपोलेट करके आपको पूरा है ना मसाला तैयार करके देता हूँ, सो दैट हिस्ट्री समझने में आपको मजा आएगा। अब नाजीवाद नाम की जो विचारधारा है दैट इज नोन एज नाजिज्म, ये नाजिज्म और हिटलर का राइज कैसे हुआ इसके ऊपर पूरा चैप्टर दे दिया इन्होंने। ठीक है, दिस विल लीड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टॉपिक स्टैंडर्ड 10th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट उसके पहले हमको ये देखना है कि नाजिज्म कैसे पावर के ऊपर आया। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें हमको समझ में आएगी कि कैसे हिटलर पॉपुलर होता है, हिटलर के पॉपुलर होने के कारण क्या थे, किस तरह से हिटलर ने एक एंटी ज्यूइश कैंपेन चलाया। अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे कि कैसे उसने इनफैक्ट ज्यूइश कम्युनिटी के अगेंस्ट में अपना कैंपेन चलाया। इनफैक्ट हिटलर एक ऐसा लीडर था जिसने डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के सामने भी अपनी विचारधारा को रखा और लोगों को कहा कि देखिए भाई हमको है ना इसके अगेंस्ट में जाना है, हमको एक स्ट्रॉन्ग जर्मनी बनाना है, एक ऐसे कंट्री का विकास करना है जहां पे सब कुछ इनफैक्ट है ना एब्सोल्यूट स्टेट के रूप में रहे। और जर्मन्स ने बहुत ही उसको वोट किया, जर्मन ने उसको बहुत ही है ना वो क्या कहते हैं कि चने के झाड़ के ऊपर चढ़ा दिया हिटलर को। क्यों चढ़ाया? उसके पीछे के बहुत सारे कारण थे। ठीक है, सो विल बी डिस्कसिंग ये जो चैप्टर है इसमें जर्मनी का जो पूरा ग्रोथ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये कैसे होता है उसके बारे में भी इनफैक्ट डिस्कस किया गया है। हिटलर के कैसे विचार पॉपुलर हुए और वर्ल्ड वॉर वन के बाद कैसे हिटलर की आइडियोलॉजी जो है
वो आगे कैरी करती है, उसके बारे में भी हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हुआ करते थे वो भी मिलते रहते हैं। इंडिया के कुछ कुछ लोग हिटलर से काफ़ी मोटिवेटेड भी थे। कौन थे साहब, कौन थे हिटलर से मोटिवेटेड? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो ही ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ हिटलर टू फाइट द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने इनफैक्ट हिटलर की मदद लेने की कोशिश की थी व्हेन ही वाज फाइटिंग द वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। तो ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है, ये मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो पूरा वर्ल्ड का हिस्ट्री में आपको एक ही चीज मिलेगी, वो है डिस्ट्रक्शन, टायरनी, डेथ, खचाखची, एक दूसरे को काटना मारना, यही पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का क्रक्स है। तो इन सब के ऊपर आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है। ये एनसीईआरटी के अंदर ये स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उसके ऊपर बात की थी हमने। अब चले जाते हैं, सबसे पहला टॉपिक वो है फ्रांस की क्रांति के ऊपर, और समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, किन किन लोगों ने फ्रांस की क्रांति कराई, फ्रांस की क्रांति के पीछे कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थे, और फ्रांस की क्रांति के पीछे फंडामेंटल क्या क्या कारण हुआ करते थे। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो व्हाट वी सी, हमको क्या देखने को मिलता रहता है कि फ्रांस जो है एक क्रांति के रूप में कैसे आगे चलता है। और फ्रांस की क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं आपको। घटना अगर आप देख पा रहे हो, यहां पे एक मैप दिया हुआ है, या यहां पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंगली, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो चीज़ों को मैंने हाईलाइट कराते हुए कुछ कुछ पॉइंट्स को इनफैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और फ्रांस की क्रांति की जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति कैसे हुई उसकी थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग आपको देने की कोशिश करूंगा। 1789 का 14 जुलाई का दिन था। कौन सा दिन था याद रखेगा, इट वॉज 14 जुलाई 1789। कौन सा दिन था? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 और 14 जुलाई 1789 के दिन फ्रांस के अंदर पब्लिक अपना जो राजा का महल था और बेस्टाइल नाम का एक प्रिजन और कम किला हुआ करता था, उसके ऊपर अटैक करके बहुत ही लार्ज स्केल वायलेंस की तरफ चली जाएगी। ये जो फ्रांस की पब्लिक अपने राजा के सामने लार्ज स्केल वायलेंस की तरफ जाती है, उसी को ही हम लोग फ्रांस की क्रांति के रूप में पहचानते हैं। अब प्रश्न ये हुआ कि फ्रांस की क्रांति क्यों 1789 में हुई? तो उसके पीछे अगर आपको समझना है तो आपको देखना पड़ेगा कि फ्रांस के अंदर पब्लिक जो है वो वहां की राजा के सामने बहुत नाराज था, और फ्रांस की पब्लिक जो अपने राजा के सामने बहुत नाराज थी, ये नाराजगी कहीं ना कहीं फूट निकलती है इन द ईयर 1789। अब सवाल ये हुआ कि 1789 में राजा के सामने क्यों पब्लिक ने विद्रोह करने की कोशिश की? तो उसके पीछे आपको एक नाम मिलेगा जिसका नाम है लुई 16। अब हु वाज लुई 16? तो लुई 16 was the king of France. He came to power in the year 1774. Because he came to power in the year 1774 in France, वो देख रहा है कि फ्रांस के अंदर बहुत बड़ा सोशल अनरेस्ट हो रहा है, फ्रांस के अंदर पब्लिक मेरे से नाराज है, बट बिकॉज कड़के तो कड़के, लेकिन नवाब के लड़के की जो विचारधारा है, उसके कारण लुई 16 ने अपने खर्चे जो है वो बढ़ाने चालू कर दिए। 1774 में वो जैसे ही पावर के ऊपर आया, उसने आड़े टेढ़े खर्चे शुरू कर दिए, पब्लिक के पैसों से तागड़ देना उनका चालू था। पब्लिक उससे नाराज थी, उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद यही फ्रांस का राजा 1789 या 1776 के अंदर जब अमेरिका के अंदर क्रांति होगी, तो अमेरिका की क्रांति में बहुत बड़ी मात्रा में सेना को भेजेगा, विल बी सेंडिंग अ लार्ज स्केल आर्मी, और वो आर्मी भेजने के कारण भी इशू क्रिएट हो गया, फ्रांस और कंगाल हो गया। 1789 तक आते आते हमको देखने को मिलता है उसके सामने क्रांति हो जाती है। ये पूरा का पूरा फ्रांस की जो रिवॉल्यूशन है उसका टाइम फ्रेम है। ये रिवॉल्यूशन में हमको यही देखना है कि कैसे फ्रांस मोनार्की के रूप में, मैं आपको लिखाता रहूंगा साथों साथ और सुनते रहिएगा, फ्रांस मोनार्की के रूप में पूरी तरह से बदल जाता है, और मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ कैसे कन्वर्ट हो गया, और बीच में नेपोलियन जैसा रूलर कब फ्रांस के ऊपर आ जाता है, किन किन परिस्थितियों में आ जाता है, उन सब के बारे में आपको पॉइंट पता होना चाहिए। और वही पॉइंट को एज ऑलवेज आपको पता ही है कि मैं व्हाइट बोर्ड के थ्रू ही पढ़ाता हूँ,
बीच बीच में मुझे व्हाइट बोर्ड और लिखने का आदत है, तो आप भी अपनी पेन और किताब हाथ में उठाइए और देखने की कोशिश करिएगा मेरे साथ कि एनसीईआरटी को कैसे हम लोग तोड़ ताड़ के फ्रेंच रिवॉल्यूशन के सापेक्ष में देखते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि 1774 के अंदर फ्रांस के अंदर लुई 16 का पावर के ऊपर आना, और लुई 16 का पावर के ऊपर आना वो फ्रांस को लेके बहुत ही घातकी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा जो था बहुत ही एब्सोल्यूट था, और राजा जब एब्सोल्यूट होता है तो उसके सामने लोग प्रश्न तो करेंगे कि आड़े टेढ़े खर्चे कर रहा है। दूसरी, फ्रांस की सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि सोसाइटी के अंदर बहुत सारे प्रिविलेजेस हुआ करते थे। ये प्रिविलेजेस के कारण बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होने की शुरुआत भी हो रही थी। तीसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो फ्रांस के अंदर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की कंडीशन हो चुकी थी, और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत ही भारी पड़ेगा फ्रांस के राजा को कंट्रोल करने के लिए। ये सब कंडीशन में फ्रांस के राजा ने भाई साहब 1789 के अंदर या 1776 के अंदर अमेरिका के अंदर आर्मी भेज दी। जब अमेरिका की क्रांति होती है तब जनरल लफायट करके एक आर्मी के जनरल भेजे जाते हैं बाय द फ्रेंच किंग टू हेल्प द अमेरिकन्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और हालत खराब हो गई। समय आगे चलता गया 1789 तक आते आते उसके सामने पहली बार रिवॉल्यूशन होता है, और ये रिवॉल्यूशन में एक ही कंसेप्ट था, जहां पे पब्लिक के सामने पीपल ने कह दिया कि एक्ट नौ चौल बे आता माजी सटकली। ये 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो मोनार्की की अब पावर धीरे धीरे कमजोर हो रही है, राजा की जो सत्ता है वो कमजोर हो रही है, और पब्लिक की जो सत्ता है वो बढ़ने की शुरुआत होगी। सो द किंग विल बी गेटिंग वीकर एंड द पीपल विल बी गेटिंग स्ट्रॉन्गर। धीरे धीरे 1789 से लेके जैसे जैसे समय आगे चलता गया वैसे वैसे हमको देखने को मिला कि फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के रूप में वी फाइंड मल्टीपल इवेंट्स टेकिंग प्लेस। ये इवेंट्स के आधार के ऊपर जब हम लोग देखते हैं कि 1815 तक आते आते जब नेपोलियन की डिफीट होगी एट द बैटल ऑफ वाटरलू, तब तक आपकी पूरी की पूरी फ्रांस की क्रांति है वो चलती रहेगी। और इस तरह से पब्लिक ने जब राजा के सामने विद्रोह किया, उसी को ही फ्रांस की क्रांति के रूप में पहचाना गया। अब सवाल ये आता है, मैं आपको डायरेक्टली पूछता हूं, और ये किताबों के अंदर भी पूछा गया है, यूपीएससी के अंदर भी पूछा गया है। प्रश्न ये आता है कि व्हाई द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। पब्लिक क्यों इनफैक्ट राजा के सामने नाराज थी कि उन्होंने अपने राजा को ही पिटाई कर दी, और पिटाई करने के बाद क्रांति कर दी। समझ में आया कि नहीं आया? व्हाई द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस। ये फ्रांस की क्रांति को अगर आपको समझना हो तो आपको पूरा का पूरा इतिहास समझना पड़ेगा, और इतिहास अगर आपको समझना हो तो आपको देखना पड़ेगा कि हाउ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, और हाउ द रिवॉल्यूशन टुक प्लेस की जब हम लोग बात करेंगे तो हमको तारीख मिलती है दैट ऑन 14 जुलाई 1789 कुछ एक घटना ऐसी हो गई जिसके कारण राजा के सामने पब्लिक ने धुआं धुआं कर दिया, और यहां से ही एनसीईआरटी की पूरी स्टोरी शुरू होती है। और एनसीईआरटी लिखती है कि ऑन 14 जुलाई 1789 पेरिस के अंदर धुआं धुआं होने की शुरुआत हो गई थी। धुआं धुआं क्यों? क्योंकि पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, राजा को भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल ऑफ पीपल वर मूविंग इन एंड आउट ऑफ द सिटी, और सब जगह दंगे ही दंगे चालू थे। राजा को समझ में आ गया था कुछ भारी होने वाला है। राजा ने अपनी आर्मी को कहा कि तुरंत ही जाओ शहर के अंदर, कहाँ पे दंगा हो रहा है सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करो। लोगों को समझ में आ रहा था कि आर्मी भेजी गई है राजा के द्वारा टू फायर ऑन द क्राउड, और उसके कारण क्या हो जाता है साहब, हमको देखने को मिलता है कि लार्ज स्केल पब्लिक इकट्ठी होती है एक ऐसी जगह जहां पे इनफैक्ट राजा की आर्मी के सामने पब्लिक ने खुद की अपनी आर्मी बनाने की शुरुआत कर दी। जब राजा ने अपनी सेना भेजी तो लार्ज स्केल पीपल इकट्ठे होते हैं, उन्होंने अपनी खुद की सेना बना दी, और उस टाइम पे जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स थे, जितने भी सरकारी खजाने थे,
उन सब के ऊपर टारगेट किया जाता है। और टारगेट करते 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 जानकारी मिलती है कि बेस्टाइल नाम की जो जगह है, जहाँ पे एक किला हुआ करता था, जहाँ बहुत सारे लोग इनफैक्ट एक टाइम के ऊपर जेल के अंदर भी रखे जाते थे, जहाँ बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा भी होता था, उसके ऊपर टारगेट किया जाता है। ये वही बेस्टाइल है जहाँ पे एक टाइम के ऊपर राजा का दबदबा था। कहा जाता है कि जब बेस्टाइल पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया इन द फ्रेंच पीपल हैंड, तो उसके बाद फ्रांस की क्रांति सार्थक हो जाती है। इन एन आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, दो देयर वर ओनली 7 of them, yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king. The fortress was demolished and at the stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep the souvenir of its destruction. The days that followed saw more rioting in Paris and the countryside, most people protesting against the high price of bread. और यहाँ से ही हम लोग देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होगी और फ्रांस की क्रांति इतनी भारी पड़ जाएगी जहां लोग ब्रेड के लिए दंगे करने की शुरुआत करेंगे। फ्रांस की जो रानी थी क्वीन मैरी एंटोनिएटे उसको कहा जाता है, उसको लेके एक फेमस स्टेटमेंट है जहाँ पे क्वीन मैरी ने अपने इनफैक्ट एक सहयोगी को पूछा कि लोग दंगा क्यों कर रहे हैं, तो उनके सलाहकार ने कहा कि मैडम जी लोग दंगा कर रहे हैं क्योंकि उनको ब्रेड नहीं मिल रही है। रानी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ब्रेड नहीं मिल रही तो उनको केक खाने दो। अरे मूर्ख औरत, उनको ब्रेड नहीं मिल रही है मतलब ये है कि उनके पास खाने के भी वांदे हैं और तुम केक की बात कर रहे हो साहब। ठीक है, लोगों को पानी पीने का नहीं मिलता है और तुम कहते हो कि खीर खिलाएंगे हम लोग, ठीक है हम लोग आइसक्रीम खिलाएंगे, ये वैसी बात हो गई है। फ्रांस ये कंडीशन में आया क्यों? फ्रांस के अंदर क्यों ये घटनाएं होती है? क्यों बेस्टाइल के किले के ऊपर अटैक कराया गया? क्यों पब्लिक ने राजा की एक इतनी इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ अथॉरिटी थी उसको टारगेट किया ऑन 14 जुलाई? ये सब पॉइंट को अगर आपको समझना है तो आपको देखना पड़ेगा कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या थे। और एनसीईआरटी के अंदर ही हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक ने राजा के सामने विद्रोह क्यों किया, क्यों 14 जुलाई के दिन ये घटना होती है, क्यों बस्टाइल के ऊपर लोग इकट्ठे हुए, क्यों बड़ी मात्रा में राजा ने अपनी सैनिकों को भेज के फायरिंग कराने की कोशिश की, ये सब घटनाओं को समझना हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस दिन क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है। हाउ एंड वाई दिस हैपन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी क्रांति को पढ़ने के लिए। मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कराऊंगा, चिंता मत करिएगा। जो एनसीईआरटी में दिया है उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कराऊंगा और कॉम्प्रिहेंसिव टू द पॉइंट किताब के अंदर से एक्सट्रैक्ट करके कराऊंगा। अब प्रश्न ये होता है कि क्यों ये हुआ, और ये घटना 14 जुलाई से शुरू हुई 1789 में, उसके बाद चलती रही और चलते आखिर के अंदर राजा को मार दिया जाता है बाय द पब्लिक, जहां पब्लिक इनफैक्ट उससे इतनी नाराज हो चुकी थी। अब सवाल ये होता है कि क्यों होता है ये, why this thing took place, why the French Revolution took place, why the king decided to give firing orders to the army, finally trying to suppress the wish of the people। लोगों के द्वारा जो मांगे की जा रही थी उसको क्यों दबाने की कोशिश की गई। इन सब पॉइंट्स को समझना हो तो हमको देखना पड़ेगा कि फ्रांस की क्रांति के पीछे क्या क्या कारण रिस्पॉन्सिबल थे, और यहाँ से ही आपको 3-4 पॉइंट्स के ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा। जब आप कोई भी रिवॉल्यूशन को देखोगे तो याद रखेगा कि रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, और जब हम लोग रीजंस की बात करेंगे तो फ्रांस की क्रांति के क्या क्या रीजंस थे उसके पीछे एनसीईआरटी 3-4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कराती है। When we see the reasons behind the French Revolution, पहला रीजन आपको मिलेगा वो है सोशल रीजन, दूसरा रीजन आपको मिलेगा वो है पॉलिटिकल रीजन, तीसरा रीजन आपको इसके अंदर से क्या मिल सकता है वो है इकोनॉमिक रीजंस, और चौथा रीजन जब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा, द अदर रीजंस। इसके अंदर आपको कल्चरल रीजंस भी मिल जाएंगे, और मैं कहूँगा कि जो फिलोसफिकल रीजंस है वो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल्स कितने हैं। अब सबसे पहले सोशल रीजंस की बात करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशल रीजंस कि फ्रांस की क्रांति क्यों होती है।
इसके पीछे क्या क्या फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थे, फ्रांस की क्रांति होने के पीछे क्या क्या कारण थे। अब आप समझने की कोशिश करो, जब हम लोग सोशली बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोशली एंड व्हेन वी ट्राई टू सी द सोशल रीजंस बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये क्यों होता है, कैसे होता है, उन सबको समझना है तो हमको फ्रांस की सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, फ्रांस की सोसाइटी को समझना क्यों ज़रूरी है, पब्लिक ने क्यों फ्रांस के राजा के सामने विद्रोह कर दिया था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वाई द पब्लिक डिसाइडेड टू डू द रिवॉल्ट अगेंस्ट देयर ओन किंग। हाँ, सवाल तो यही होता है ना साहब, पब्लिक क्यों अपने राजा के सामने ही विद्रोह कर देगी। वाई द पीपल ऑफ फ्रांस विल बी रिवॉल्टिंग अगेंस्ट देयर ओन किंग। ठीक है, तो उन सब कंडीशन में आपको 3-4 कारण समझ में आएंगे। और सबसे पहला कारण मैं आपको फ्रांस की राजाशाही के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। एनसीईआरटी भी इसके अंदर ही थोड़ी बहुत चीजें लिखने की कोशिश करती है। अब क्या लिखती है आप समझने की कोशिश करो। फ्रांस में जो मोनार्की थी, ये मोनार्की के कारण इक्वालिटी आती है कभी समाज के अंदर। जहां जहां मोनार्की होती है, जहां जहां राजाशाही पावर के ऊपर होगी, वहां पे आपको कभी भी इक्वालिटी नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सोसाइटी हमको कैसे मिलती है, प्रिविलेज क्लास वाली सोसाइटी मिलती है। व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिविलेज क्लास सोसाइटी माय फ्रेंड। प्रिविलेज क्लास सोसाइटी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, ये एक ऐसी समाज व्यवस्था की बात करता है, ये एक ऐसी समाज व्यवस्था की बात करता है जिसके तहत याद रखेगा, जिसके तहत एक वर्ग विशेष कहता है कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा अधिकार है। बिकॉज आई बिलोंग टू द रॉयल फैमिली, आई हैव गुड मोर राइट्स देन द कॉमन मैन। तो ये जो सिचुएशन थी, ये सिचुएशन के रूप में हमको देखने को मिलता है कि सोसाइटी फ्रांस की कुछ अलग ही हुआ करती थी। दूसरा पॉइंट, आपको फ्रांस की जो सिचुएशन अगर आप देखोगे कि राजा के सामने क्रांति क्यों हुई, उसके पीछे मोनार्की के एक्सपेंसेस भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल थे। और 14 जुलाई के दिन राजा के सामने विद्रोह हुए, उसके पीछे राजा के खर्चे भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल थे। मैंने बताया कि कड़के तो कड़के लेकिन नवाब के लड़के बोलते हैं ना, ये कहावत है, आजकल लोकल लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है। लुई 16 करके जो राजा जब वो पावर के ऊपर आता है 1774 में, तब की बात के ऊपर एनसीईआरटी लिखती है कि व्हेन ही केम टू पावर, व्हेन ही मैरिड द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेटी, उस दौरान जब वो पावर के ऊपर आया तो उसने देखा कि मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है, मैं एक एम्प्टी ट्रेजरी को कंट्रोल करने बैठा हूं। साहब आप समझिए कि राजा के पास पैसा नहीं है, और जब राजा के पास पैसा नहीं होता तो राजा कुछ नहीं कर पाएगा, शासन व्यवस्था कैसे चला पाएगा। हाउ द किंग विल बी एबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। मल्टीपल युद्ध हुए थे फ्रांस के अंदर जब वो पावर के ऊपर आया था, और उस दौरान उसके पास सबके सब पैसे थे, वो चले गए थे। तो इसी के कारण हमको देखने को मिलता है कि फ्रांस में बहुत बड़ा एक कारण हम लोग जब देखते हैं रीजंस के पीछे, तो रीजंस के अंदर हमको एक कारण बहुत मिलेगा, वो है सोशल रीजंस में। सोशल रीजंस के अंदर हम लोग देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं मोनार्की। मोनार्की के साथ हम लोग प्रिविलेज क्लास सोसाइटी, और नो इक्वालिटी वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इकोनॉमिक रीजंस को जब हम लोग तोड़ ताड़ के पढ़ेंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के अंदर ये लोग घूम रहे थे, दे वर इन द फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। और इकोनॉमिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे, इकोनॉमिकली इनका पूरी तरह से ड्रेन हो चुका था। क्यों हो चुका था? क्योंकि वॉर्स की थी, और इनकी लाइफस्टाइल भी इसके पीछे इतनी ही रिस्पॉन्सिबल थी। मैंने आपको बताया कि कड़के तो कड़के लेकिन नवाब के लड़के, ये जो उनकी पूरी की पूरी विचारधारा थी वो भी इनको डिक्लाइन के अंदर ही लेके जाती है। गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो वी सी कि लॉन्ग वेयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फ्रांस। This was also the condition where they wanted to maintain the extravagant palace at the Palace of Versailles। आपने देखा होगा साहब, वर्साई का किला है, बहुत बड़ा पैलेस है फ्रांस के अंदर। पेरिस में जाओगे तो आपको मिलेगा, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यहाँ पे एक ट्रीटी भी होती है, ट्रीटी ऑफ वर्साई। ये सब कंडीशंस में हमको देखने को मिला कि फ्रांस की हालत खराब है। ऊपर से फ्रांस का जो राजा है वो इकोनॉमिकली कड़का था, उसने अमेरिका को मदद करने की कोशिश की। अब अमेरिका की मदद की स्टोरी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, थोड़ा बहुत उसको समझाने की कोशिश करूंगा। होता यह है कि जब हम लोग अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका 1776 में फाइट कर रहा था अगेंस्ट द ब्रिटिश। एक्चुअली यूएसए जब बनता है 1776 में, उसके पहले कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटिश की। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में पहले से संबंध खराब थे, आज जाके थोड़े ठीक हुए हैं, उसमें भी अब ब्रेग्जिट के बाद तो और क्या होगा पता नहीं।
बट अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में पहले से संबंध खराब हुआ करते थे, और ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी अमेरिका। अमेरिका यूज्ड टू बी द ब्रिटिश कॉलोनी। बिकॉज अमेरिका यूज्ड टू बी द ब्रिटिश कॉलोनी, फ्रेंच डिसाइडेड टू हेल्प द अमेरिकन पीपल कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। अरे भाई, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारी ऑलरेडी शासन व्यवस्था खड्डे में चली गई है, उसके बावजूद भी तुम अमेरिका को मदद कर रहे हो कि नहीं भाई, अमेरिका को मदद क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो दुश्मन है जिसका नाम है ब्रिटेन, वो अमेरिका की कॉलोनी छोड़ देगा, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इस तरह से ये भाई साहब ने इनफैक्ट क्या कर दिया साहब, अमेरिका को मदद करने की कोशिश की। अब देखो, अमेरिका को मदद करने की कोशिश तो करेगा, बट उस दौरान फ्रांस का जो दिवालिया है वो काफी बढ़ जाता है। सो लिवर्स, द बिलियन लिवर्स जो बेसिकली इनकी करेंसी हुआ करती थी, इनकी डेट बढ़ जाती है। और इसी के कारण हमको ये देखने को मिला कि राजा ने खुद बेसिकली पैसे जो है वो ब्याज पे लेने की शुरुआत की थी। आप समझने की कोशिश करो कि फ्रांस के अंदर क्रांति क्यों हुई, उसके पीछे आर्थिक कारण समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? ठीक है। सो व्हेन वी सी द केस ऑफ द इकोनॉमिक रीजंस, तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, इकोनॉमिक ड्रेन, लोन्स के साथ साथ हम लोग कहते हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं? अमेरिकन रिवॉल्यूशन। और अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी हम लोग क्या कहेंगे साहब कि उसने वॉर के अंदर जो अपनी आर्मी भेजी थी उसके कारण खर्चा हो गया। और खर्चे के साथ साथ जब हम लोग आर्थिक कारण को इसके साथ ही जब जोड़ते हैं फ्रांस की क्रांति के अंदर, तो हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि राजा की हालत खराब थी, राजा आड़े टेढ़े खर्चा किया करता था, और ऊपर से राजा इंडेप्टेडनेस के ऊपर आ गया था। इंडेप्टेडनेस का मतलब क्या है कि राजा ने पैसे उधार लेने शुरू कर दिए थे लोगों से, बैंकर से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से कि भाई मेरे को थोड़ा पैसा दे दो, मैं अपनी इनफैक्ट है ना शासन व्यवस्था नहीं चला पा रहा हूँ। तो इन दिस कंडीशंस हमको यही देखने को मिलता है कि फ्रांस की जो सरकार थी उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ऊपर से अब राजाशाही है, कड़के तो कड़के लेकिन नवाब के लड़के। इकोनॉमिक रीजंस के अंदर ही जब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि गवर्नमेंट को अपना खर्चा बढ़ाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको वहां पे अपना पैसा भी देना है, अपने बहुत सारे एक्सपेंसेस भी करने हैं। और उस दौरान हमको देखने को मिल रहा है कि क्या क्या चीजें की सरकार ने अपने खर्चे जो है वो मेंटेन करने के लिए, उसने अपनी गवर्नमेंट ऑफिसेस को चलाने के लिए, अपनी लोगों की सैलरी देने के लिए, एजुकेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो फ्रांस की पब्लिक को कहा कि हम आपके ऊपर टैक्सेस बढ़ा देंगे। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि फ्रांस की पब्लिक जो है उनके ऊपर कहा जाता है कि अब आपके ऊपर टैक्सेस बढ़ेंगे। अब यहां से बहुत इंटरेस्टिंग घटनाएं मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फ्रांस की सोसाइटी कैसी हुआ करती थी और फ्रांस का जो राजा है वो क्यों टैक्सेस बढ़ाने की बात कर रहा है फ्रांस की पब्लिक के ऊपर, उन सब पॉइंट्स को समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी हुआ करती थी एंड हाउ द फ्रेंच सोसाइटी यूज्ड टू वर्क एट दैट टाइम, और किस तरह से फ्रांस की शासन व्यवस्था चलती थी समाज के तहत। और फ्रांस की मैं सोसाइटी की थोड़ी बहुत बात करता हूँ, और मैंने आपको बताया कि फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हो चुकी थी, रेवेन्यू नहीं आ रहे थे, पॉलिटिकली राजा कमजोर हो चुका था, समाज के अंदर बहुत सारे इश्यूज थे। अब फ्रेंच सोसाइटी कैसी काम किया करती थी उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। अब जब मैं आपको फ्रांस की सोसाइटी की बात करूंगा तो याद रखेगा फ्रांस की सोसाइटी कैसे काम करती थी। तो फ्रांस की सोसाइटी कुछ ऐसे काम करती थी। फ्रांस की समाज व्यवस्था के तहत 3 एस्टेट हुआ करते थे, द फर्स्ट एस्टेट, द सेकेंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। फ्रांस की समाज व्यवस्था में 3 एस्टेट हुआ करते थे, द फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट के अंदर ऐसे लोग हुआ करते थे जिन्हें हम लोग क्लर्जी क्लास कहते हैं। क्लर्जी क्लास का मतलब क्या होता है दोस्त? ये वो लोग थे जिसे हम लोग धर्म गुरु के रूप में पहचानते हैं, पप्पू ददू, श्री श्री धुरंधर वाले लोग सब के सब, ठीक है। तो पादरी, जो प्रीस्ट, जो वहां पे चर्च के अंदर बैठा करते थे, वो लोग थे। सेकेंड एस्टेट के अंदर याद रखेगा, इनकी सोसाइटी के क्लासेस बता रहा हूं, वहां पे आपको जेंट्री लोग मिलेंगे। जेंट्री लोग का मतलब क्या है कि जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो उस टाइम पे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, वो लोग मिलेंगे। और थर्ड एस्टेट में आपको कौन मिलेगा? थर्ड एस्टेट में आपको मैंगो पीपल मिल जाएंगे। कौन मिल जाएंगे दोस्त? मैंगो पीपल। मैंगो पीपल समझ में आता है आपको? मैंगो पीपल का मतलब होता है आम आदमी, ठीक है, हमारे जैसे
एक से एक आम आदमी मिल जाएंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब क्या हो रहा है, फ्रांस के अंदर क्रांति होने का कारण क्या था, तो उसको समझाता हूं। राजा जो है, राजा के अपने एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे। राजा देख रहा था कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बहुत लिमिटेड है, और सोर्स ऑफ इनकम को अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं कैसे करूंगा अपने सोर्स ऑफ इनकम को इंक्रीज। उसके लिए उसने डिसाइड किया कि मेरे टैक्स बेस को मैं एक्सपांड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? टैक्स बेस को एक्सपांड कर दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, किताब के अंदर दिया हुआ है, पर किताब के पर्सपेक्टिव से ना पढ़ते हुए थोड़ा मेरे पर्सपेक्टिव से भी पढ़ो दोस्त, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको समझाऊंगा साहब, ठीक है। हिस्ट्री खाली किताबों के अंदर से नहीं पढ़ते, हिस्ट्री को फील लेना पड़ता है। एक्चुअली हिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसे आप लाइव देखते हो ना, और लाइव फील करते हो ना, कोई बंदा बोल रहा होता है आपके सामने डायस पे खड़ा होके, तो बहुत मजा आती है सुनने के लिए साहब, है ना। तो वही मैं आपको फील देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी अभी लॉकडाउन है साहब, तो आपको भी पता है कि जो सिचुएशन है कैसी हो जाएगी, पर आपकी तैयारी को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, टैक्स बेस एक्सपांड करना है। फ्रांस की सोसाइटी में ऐसी कंडीशन थी कि आपका जो राजा है वो फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोग जो थे उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगा सकता था। क्या था? टैक्सेस नहीं लगा सकता था। ये फ्रांस की शासन व्यवस्था थी। अब राजा के खर्चे बढ़ रहे हैं, राजा देख रहा है कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड है, राजा देख रहा है कि मुझे टैक्सेस बढ़ाने हैं, तो कैसे बढ़ाऊंगा? तो बढ़ाने के लिए जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं, जो सबसे नीचे आया करते थे, आम आदमी वाले लोग, उनके ऊपर ही टैक्सेस बढ़ाए सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर तो पादरी लोग थे, ये जेंट्री लोग थे, रॉयल फैमिली के लोग थे, इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ाएंगे तो भाई लोचा हो जाएगा, हंगामा हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, हमको ये देखने को मिला कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी बहुत ही फ्यूडल हुआ करती थी। फ्रांस की सोसाइटी बहुत फ्यूडल हुआ करती थी, बहुत ही ओल्ड सिस्टम हुआ करती थी, जिसके कारण हमको देखने को मिलता है कि फ्रांस की सोसाइटी के अंदर इस प्रकार का एस्टेट सिस्टम आपको मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये एस्टेट सिस्टम कैसा था, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश की कि सबसे पहले फर्स्ट एस्टेट आता था। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये फर्स्ट एस्टेट के अंदर कौन आते थे? क्लर्जी क्लास, मतलब सब पादरी लोग और वो लोग। सेकेंड एस्टेट में कौन आता था? नोबिलिटी या नोबल्स, जेंट्री क्लास, राजा के खास जमींदार और वो लोग। थर्ड एस्टेट जो है, ये थर्ड एस्टेट में 3 प्रकार के लोग आते थे। ये थर्ड एस्टेट में 3 प्रकार के लोग आते थे, याद रखेगा। इन द थर्ड एस्टेट वी फाइंड 3 काइंड्स ऑफ पीपल। ये तीनों के तीनों प्रकार के जब हम लोग लोगों की बात करेंगे तो 3 अलग अलग वे के अंदर वो डिवाइड हो जाएंगे। सबसे पहले आते थे थर्ड एस्टेट के अंदर बिजनेसमैन, थर्ड एस्टेट में ही आते थे किसान, और उनके नीचे छोटे 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 अगर आप देखोगे मजदूर वर्ग के लोग। सबसे ज्यादा मेजोरिटी में थर्ड एस्टेट में कोई था तो वो ये लोग थे, और ऊपर से आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा हाईएस्ट में था तो वो भी थर्ड एस्टेट ही था। तो ये माइनॉरिटी के लोग थे, दे वर ऑफ द पीपल और इन द माइनॉरिटी, बट दे वर इन द माइनॉरिटी, दे वर हैविंग द पावर, they were having the economic status, they were having the money, and they were also considered as a socially higher classes। ये वो लोग थे जो समाज व्यवस्था के तहत बहुत ऊंचे गिने जाते थे फ्रांस की क्रांति के दौरान। तो पब्लिक नाराज थी, और पब्लिक को लग रहा था कि यार हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, और ऊपर से प्राइजेस बढ़ गए। राजा ने युद्ध कर दिया, राजा ने फला कर दिया, राजा ने ढिमका कर दिया। एक दिन पब्लिक की छटक गई और हो गई क्या साहब? क्रांति हो गई। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो क्रांति होने की पीछे की जब हम लोग बात कहते हैं तो फ्रांस के अंदर सोशल कंडीशंस बहुत खराब थी, और सोशल कंडीशंस की जब हम लोग बात करेंगे तो ये जो एस्टेट सिस्टम जो हुआ करती थी, ये जो एस्टेट सिस्टम हुआ करती थी, ये एस्टेट सिस्टम इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो फ्रांस की क्रांति का एक और कारण जब हम लोग देखते हैं तो उसके अंदर हम लोग सोशल रीजंस में जरूर से लिख सकते हैं कि एस्टेट सिस्टम इन फ्रांस, द एस्टेट सिस्टम इन फ्रांस was also responsible behind
द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको कि शासन व्यवस्था के तहत जो एस्टेट सिस्टम थी वो भी इसके पीछे उतनी ही रिस्पॉन्सिबल थी। अब देखिए ये एस्टेट सिस्टम के बारे में क्या क्या लिखा गया है, एनसीईआरटी के अंदर क्या क्या चीजें फैक्चुअली लिखी गई है, उसके ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा गया है कि पीजेंट्स मेड अप 90% ऑफ द पॉपुलेशन, 90% के आसपास थे, बट दे हैड ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम हु वर ओनिंग द लैंड दे कल्टिवेटेड। मतलब क्या है कि मजदूर थे सबके सब, उनके पास ओनरशिप नहीं हुआ करती थी। तो सोशल इनइक्वालिटीज है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी फ्रांस के अंदर देखने को मिलते हैं, आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द नोबल्स, 60% से ज्यादा लैंड नोबल्स के पास थी। द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। मतलब आप समझने की कोशिश करोगे कि फ्रांस के अंदर जिनके पास सत्ता थी वो ये लोग थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। सो दिस आर द थ्री मेन आई वुड से पावरफुल क्लासेस ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी। और जो नीचे का वर्ग था उसको लग रहा था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। द लोअर क्लासेस वर ऑफ द ओपिनियन दैट वी आर गेटिंग डिस्क्रिमिनेटेड, वी आर नॉट बीइंग हर्ड, we are basically trying to get suffocated by the French government and the French social conditions। वो तो दिख ही रहा है, वो तो बहुत लाजमी है। Getting my point or not? The members of the first two estate, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges by birth। मैंने आपको बताया। This privileges also included the exemption of paying the taxes to the estate। The nobles further enjoyed the feudal privileges as well। आप समझने की कोशिश करो कि कितना भेदभाव था, समाज व्यवस्था में भेदभाव, आर्थिक व्यवस्था में भेदभाव, टैक्सेशन के अंदर भी भेदभाव। अब देखिए क्या क्या भेदभाव आपको मिलते हैं, एनसीईआरटी क्या क्या भेदभाव की बात करता है, उन सब के ऊपर आपको फ्रांस की समाज व्यवस्था के बारे में समझाता हूं। फ्रांस एक्चुअली है ना सामंती विचारधारा के तहत उस टाइम पे काम करता था। द होल फ्रेंच इकोनॉमी, द फ्रेंच सिस्टम was going through I would say फ्यूडल जो है ना समाज, जो सामंत विचारधारा है उसके तहत काम करता था। और फ्यूडलिज्म के तहत जो आपका सामंत हुआ करता था, जो आपका फ्यूडल लॉर्ड हुआ करता था, कौन था? नोबल्स। और नोबल्स में आपके पादरी लोग भी आ जाते थे, कुछ कुछ ये नोबल्स में ही आपके बड़े बड़े जमींदार भी आ जाते थे। इन सब के ऊपर अधिकार था कि ये लोग किसानों के ऊपर टैक्सेस इंपोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दे कैन इंपोज दी टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्स। देख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? दिस इंक्लूडेड द फ्यूडल ड्यूज विद द लेविड फ्रॉम द पीजेंट्स। The peasants were obliged to render the services to the lord, lord मतलब उसका जो मालिक था उसके पास, to work in the house and the fields, to serve in the army or to participate in the building of the roads। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि थर्ड एस्टेट में आने वाले लोग ऊपर से टैक्सेस पे करेंगे, पैसा कमा के देंगे किसको? राज्य को। ऊपर से उसका जो मालिक होगा, उसका जो नोबल होगा, उसके अंडर में भी काम करना है। वो जो बोलेगा उसे इसके हिसाब से पिपुड़ी बजानी है। ठीक है, आप अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन तो नहीं ले सकते। ये कंडीशन में आपके साथ समाज में भेदभाव हो रहा है। उसके साथ आपका चर्च हुआ करता था, और चर्च जो सबसे मेन बॉडी था, क्लर्जी क्लास था, उसने भी एक टैक्सेस इंपोज किया था जिसका नाम टिथे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और द टिथेस कहते हैं। ये टिथेस जो था, इसकी खासियत ये हुआ करती थी कि थर्ड एस्टेट के जो भी मेंबर्स थे उनको चर्च को टैक्स देना पड़ेगा। ये लैंड के ऊपर लिया जाता था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है। सो वी सी कि अलग अलग प्रकार के टैक्सेस लेने की कोशिश की गई बाय द फ्रेंच। और फ्रांस के अंदर स्टेट तो लाहा करता था टैक्सेस, स्टेट के साथ साथ ये जो फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के लोग थे वो भी पब्लिक से टैक्सेस ले रहे थे। दिस इंक्लूड्स अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड एज द टैली एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वर levied on the articles of everyday consumption like salt and tobacco. The burden of financing the activities of the state through taxes was borne इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन द थर्ड एस्टेट अलोन ओनली। ठीक है, तो मतलब आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको देखने को मिलता रहता है कि जो थर्ड एस्टेट था वो थर्ड एस्टेट की कंडीशन क्या हो गई थी, व्हाट वाज द सिचुएशन इन द थर्ड एस्टेट ओनली। ठीक है, ये लाइन गलत से आ गई है, वाज बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट ओनली। तो वी सी कि आपका जो थर्ड एस्टेट है, ये थर्ड एस्टेट सबसे एक खराब कंडीशन में था। उनके ऊपर टैक्सेस भी ज्यादा है, उनके ऊपर आप समझने की कोशिश करोगे तो उनको बोला जाता है कि तुमको पैसा कमा के भी देना है, ये चर्च को देना है, ये जेंट्री क्लास को देना है। टीथे टैली जैसे टैक्सेस हुआ करते थे। उनके जो नॉर्मल डे टू डे कमोडिटी में खाने पीने की जो चीजें होगी उसके ऊपर भी टैक्सेस देने की बात कर रहा है। तो ये सब चीजों से हमको क्या समझ में आ रहा है कि राजा जो है, ये राजा देख रहा है कि हमारी शासन पद्धति में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है।
तो आपका जो आम आदमी है, आपका जो आम आदमी है उसकी स्माइल कैसी हो जाएगी, समझे कि नहीं समझे साहब, ठीक है। तो आम आदमी नाराज होगा कि नहीं होगा कि उसको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, ऊपर वाले लोग माला माल हो रहे हैं, ये हमारे ऊपर शासन भी करते हैं, हम कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे इनका। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको फ्रांस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में दिखेगी। और जब हम लोग फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस के अंदर ये घटना इनफैक्ट ये पेंटिंग के द्वारा दर्शाने की कोशिश की गई है। ये पेंटिंग के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द नोबल मैन इज द स्पाइडर एंड द पीजेंट द फ्लाई, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वॉन्ट्स, दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, ग्रेन्स, फ्रूट, मनी एंड सलाड, द फैट लॉर्ड सिट्स देयर रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विथ अ लुक एज वेल। आप समझने की कोशिश करो कि बेचारा जो गरीब इंसान है वो अपने जो नोबल था, उसका जो बॉस था, उसको किस प्रकार की चीजें इनफैक्ट गिफ्ट किया करता रहता था। और यहां से ही हम लोग कह सकते हैं कि कैसे खून चूसने की काम की जाती थी, ठीक है। इसके लिए लिखा गया है द नोबल मैन इज द स्पाइडर एंड द पीजेंट द फ्लाई, ठीक है। तो क्या कंडीशन हो गई है साहब, है ना। तो ये जो सिचुएशन में आपके जो नोबल्स थे फ्रांस के, ये सोसाइटी में क्या कर रहे थे लोगों के लिए। अब आप समझने की कोशिश करो, फ्रांस की पब्लिक नाराज है, उनको समझ में आ रहा है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमारी सिचुएशन खराब है, और ऊपर से उनकी सर्वाइवल का प्रश्न आ गया है। अब सर्वाइवल का प्रश्न क्यों आया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द सर्वाइवल। तो 1789 में क्रांति होने का एक कारण आपको यह भी मिलेगा कि फ्रांस में उस टाइम पे पॉपुलेशन का बहुत बड़ा बूम देखने को मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सो वी फाइंड सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन बूम इन द फ्रांस। और 1715 में जो पॉपुलेशन 23 मिलियन थी वो 1789 तक आते आते आपके 25 मिलियन के आसपास हो गई, 28 मिलियन के आसपास हो गई। मतलब आप समझने की कोशिश करोगे तो 5 मिलियन के आसपास बढ़ती है। 50 लाख के आसपास जब आपका पॉपुलेशन बढ़ता है उसका मतलब क्या होता है साहब, वी सी कि देयर विल बी डिमांड फॉर द फूड, लोग खाना मांगेंगे। आपके पास जो सोशल कंडीशंस है उसी के अंदर उसको रहना है। अब ओवर पॉपुलेशन होती है तो इनइक्वालिटी तो होगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पॉपुलेशन जैसे बढ़ेगी उतनी ही असमानता भी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी साहब। आज इंडिया के जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है उसके पीछे फंडामेंटल रीजन क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल रीजन बिहाइंड द प्रॉब्लम्स इन द इंडिया। फंडामेंटल रीजन जो इंडिया के अंदर आज की तारीख में मिल रहा है वो क्या है साहब, वो पॉपुलेशन तो है साहब। पॉपुलेशन अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आपका आधा प्रॉब्लम तो वहां पे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन वो है ना ब्लास्ट हो गया है साहब इंडिया के अंदर तो साहब। तो फ्रांस में भी यही कंडीशन थी। अब आप समझने की कोशिश करो, उस टाइम पे फूड ग्रेन्स की बहुत बड़ी डिमांड हो गई। अब फूड ग्रेन्स की डिमांड तो हो गई पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था साहब, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। मतलब सादी भाषा में मैं कहूंगा कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ाते हो और सप्लाई आपका लिमिटेड रहता है, डिमांड को बढ़ाते हो और सप्लाई आपका लिमिटेड रहता है, तो क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। व्हेन यू इंक्रीज द डिमांड एंड द सप्लाई इज लेस देन व्हाट वी फाइंड, द प्राइसेस विल इंक्रीज। ये फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी है साहब। फ्रांस के अंदर भी यही हो रहा था। जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, खाने की डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई नहीं आ पाया तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और प्राइसेस बढ़ जाती है तो एक चीज की प्राइस को सबसे बड़ा फटका पड़ा, वो है ब्रेड। ब्रेड की खासियत क्या है, इट वॉज नोन एज अ स्टेपल डाइट ऑफ फ्रांस। फ्रांस की मेजर पब्लिक ब्रेड ही खाती, इवन आज भी ब्रेड ही खाते हैं, ठीक है। ब्रेड एंड वाइन तो फ्रांस का नेशनल वो है ना कि खाना पीना है उनका, ठीक है। वाइन पीते हैं साहब, है ना, चंपागिनी वाइन, ये सब उनको पीने के शौकीन लोग हैं साहब। और एक ब्रेड आपको मिल जाएगी साहब, ठीक है। सो व्हाट वी सी, लेट मी कम बैक टू द लेक्चर। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे ब्रेड की बात कर रहे थे। तो खाने के लिए उनकी कंडीशन खराब हो गई थी। ब्रेड जो उनकी स्टेपल डाइट है, रोज में खाना, जैसे इंडिया में हम लोग कहते हैं ना कि राइस स्टेपल डाइट है साउथ इंडिया के अंदर या बंगाल के अंदर, ठीक है ना। भात के बिना आपका दिन नहीं चलता है साहब। हाँ, साउथ के अंदर यू कैन नॉट लिव अ डे विदाउट द राइस। वैसे ही ब्रेड का कंसेप्ट था यहाँ पे। और ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए साहब। अब जितने ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए उनकी हालत खराब हो गई है। अब आप समझिए कि थर्ड एस्टेट के लोग हैं, द थर्ड एस्टेट पीपल, ये थर्ड एस्टेट के लोग उस टाइम पे बहुत खराब कंडीशन में थे। ये खराब कंडीशन में इसके लिए थे क्योंकि वो जहां पे काम कर रहे थे उनकी सैलरी नहीं थी, तो दे हैड वेरी फिक्स सैलरी। अब उनकी सैलरी फिक्स्ड होती है, जब प्राइजेस बढ़ते हैं तो उसके कारण क्या होगा,
समाज व्यवस्था के अंदर इनइक्वालिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी साहब? सो वी सी देयर विल बी इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी और आपके प्राइजेस का इश्यू क्रिएट हो गया। अब एक तो प्राइजेस का इश्यू हो रहा है, आपकी सोसाइटी में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली आप खड्डे में गए हो, और उस दौरान जब हम लोग बात करते हैं तो फ्रांस के अंदर 1780s के दौर में बहुत बड़ा एक ड्रॉट का कंडीशन आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या आ जाता है? ड्रॉट का कंडीशन आ जाता है। और जब ड्रॉट का कंडीशन आता है तो फ्रांस में इनफैक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ा क्राइसिस शुरू हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। व्हाट डू मीन बाय द वर्ड सब्सिस्टेंस? सब्सिस्टेंस का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, खाने पीने के भी वांदे हो जाते हैं। ये सिचुएशन फ्रांस में आ चुकी थी। समाज के अंदर असमानता, राजा माला माल, राजा तागड़ दिन्ना कर रहा है, राजा धमाल कर रहा है, पब्लिक बेहाल पड़ी हुई है, पब्लिक देख रही है कि वो बंदा मेरे से टैक्सेस इकट्ठा कर रहा है, वो बंदा मेरा शोषण कर रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई नहीं आ रही चीज़ों का, खाने के वांदे हो गए, ऊपर से आपका अकाल पड़ गया। अब ऑलरेडी सप्लाई डाउन था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका सप्लाई ऑलरेडी डाउन था और ड्रॉट की कंडीशन आती है तो क्या होगा? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो वी फाइंड एक बहुत इंटरेस्टिंगली बॉक्स इन्होंने दिया है, और ये बॉक्स की जब हम लोग बात करते हैं तो बॉक्स के तहत ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है कि बैड हार्वेस्ट की शुरुआत हो गई फ्रांस के अंदर। समझे कि नहीं समझे? अब जब बैड हार्वेस्ट होता है, व्हेन वी सी द बैड हार्वेस्ट, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि उसके कारण आपकी सिचुएशन खराब हो जाएगी, एंड वी फाइंड समथिंग कॉल्ड एज स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन। समझे कि नहीं समझे? कि आपके जो फूड ग्रेन्स है उसकी स्कैरसिटी होने की शुरुआत होगी। अब जब स्कैरसिटी होती है उसके कारण क्या होता है? व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? तो वी फाइंड समथिंग कॉल्ड एज द फूड प्राइजेस। आपके फूड प्राइजेस जो है, खाने पीने की जो सामान की जो चीज़ें हैं, वो राइज हो जाएगी, वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी साहब? तो वी फाइंड द राइज इन द फूड प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब धीरे धीरे इनफैक्ट गरीब इंसान जो है वो ब्रेड नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं है। तो क्या होगा? समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो दिस विल लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड एज द फूड राइट्स। क्या हो जाएगा साहब? फूड राइट्स होंगे कि नहीं होंगे साहब? और इस दौरान ही हमको देखने को मिलता है फ्रांस के अंदर बीमारी फैलती है। ये बीमारी फैलने के कारण व्हाट वी फाइंड, हमको क्या देखने को मिला कि एक साइड के ऊपर फूड राइट्स की शुरुआत हो गई, दूसरी साइड के ऊपर हमको देखने को मिलता है कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमको देखने को मिलेगा बहुत सारे लोगों का मृत्यु हुआ, मल्टीपल पीपल गॉट डाइड। एंड साथों साथ जब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारे लोग इतने कमज़ोर हो गए कि इनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि ये सब कंडीशन फ्रांस के अंदर थी, जहां कॉमन मैन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। कॉमन मैन को लग रहा था कि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारे सर्वाइवल का प्रश्न हो चुका है, हम लोग पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये सब कंडीशन में लोग दंगे करने शुरू करते हैं, और जब दंगे करने की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे जो शासन व्यवस्था थी, ये शासन व्यवस्था के सामने लोग बोलना शुरू करेंगे। ये बोलने शुरू करने वाले में से जो लोग थे उसमें मिडिल क्लास का एक बहुत बड़ा योगदान था। ये मिडिल क्लास ऑलरेडी नाराज था पब्लिक के रूप में। अगर आप देखोगे राजा के सामने जो पूरा का पूरा माहौल बन चुका था, ये सब कुछ इकट्ठा हुआ, और इकट्ठे होने के कारण क्या हुआ? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये फ्रांस की क्रांति का मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे तो यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि फ्रांस की क्रांति में कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, किन किन लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन की बात की है। रिवॉल्यूशन शुरू होता है, फिर क्या होता है, हाउ द आउटग्रेप ऑफ द रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस, किस तरह से राजा इनफैक्ट क्रांति को शांत करने की कोशिश करेगा, उसके पीछे किस तरह के इवेंट्स होते हैं, रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है, ये सब पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। आज का सेशन यहाँ पे ही हम लोग कंक्लूड करते हैं। जब मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलूंगा तो इसी टॉपिक से कंटिन्यू कराते हुए आई विल बी टेकिंग यू टू द वेरियस टॉपिक्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन,
और ये चैप्टर हम लोग अभी पढ़ेंगे। इट विल टेक सम टाइम टू कंप्लीट दिस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है। इसको समझना उतना ही ज़रूरी है जितना आप पूरा यूपीएससी को सिलेबस को समझोगे। क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन है वर्ल्ड हिस्ट्री का। अगर आपने इसको नहीं समझा तो लाइफ जिंगालाला हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे ही रखते हैं हम लोग। आज हमने ओवरव्यू लिया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या हुआ और उसके पीछे क्या क्या रीजंस हुआ करते थे। ओवरव्यू रीजंस बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसमें सोशल रीजंस को थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ है। वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स मेरा ऑलरेडी अनअकैडमी के ऊपर अभी मैंने खत्म किया है, जस्ट अभी अगस्त फर्स्ट वीक के अंदर खत्म किया है। नया कोर्स हम लोग फिर से लॉन्च करेंगे मोस्ट प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ दिसंबर। मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए हमारे साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के कोर्स को लेके भी। बहुत मज़ा आएगी, आप और हम लोग साथ में मिलकर करेंगे और बहुत ही वो है ना कि फंडामेंटल वे के अंदर आपकी तैयारी हो पाएगी। यूज़ करिएगा PN Live रेफरल कोड वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। एंशिएंट का भी बैच आ रहा है। नायक प्रतीक इज माई आई वुड से अनअकैडमी ऑफिशियल प्रोफाइल, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये नंबर के ऊपर कांटेक्ट करिए। प्रतीक UPSC इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, आप इसको भी फॉलो कर दीजिएगा। यू विल गेट ऑल द अपडेट्स अबाउट माय क्लासेस एंड द न्यू बैचेस। ये NCERT को अच्छे से पढ़िएगा। ये NCERT काफ़ी मोटी है, मतलब है ना, करीबन 5 चैप्टर में ही भरी हो जाती है, पर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखी गई है। समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं आपके, और हर 2-3 साल में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो आपको क्वेश्चंस भी डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। टिल देन कीप स्टडिंग।